So welcome everyone, and this session, in this session we will have two components. First of all, I will request you to please share your progress in the last 1 week. What subject you are studying, क्या subject आप पढ़ रहे हैं, how many answers you have written, and what are the problems that you are facing. So I'm repeating, आप क्या subject पढ़ रहे हैं अभी, क्या how many answers you have written in the last 1 week, and what are the problems that you are facing. So we will be discussing through the questions, and then I will share something from my side also. So one by one, I will request that you please share about your progress. So can I request Roshit, so you can unmute yourself or you can type in the chat box. Good evening, sir. Am I audible? Yes, Roshit. So till now I have completed financial management and financial market subject, and started with organizational theory. And till day 8, I have completed the answer writing of organizational theory, and financial management and financial market is completed. Fine. So last 1 week, you are doing. Last week I started organizational theory. Fine. Any problem which you are facing? As such, sir, I'm not facing right now because sir answers are not getting checked. मतलब सर आंसर्स दिए हुए काफी टाइम हो गया सर, आंसर्स चेक होके आए नहीं अभी सर. वो हो सकता है. Yeah, sorry for actually. हुआ क्या है कि this week has been bit occupied because अभी हाँ मेंस है ना सर, इसलिए समझ में आता है सर. So what is happening is that a lot of people are submitting the last moment answer. So copy paste them, they make a special request कि sir please accommodate my request, अभी check कर दीजिए sir, 25 वालों को थोड़ा hold कर लीजिए 1 week के लिए. So for this week I will request I will seek pardon. सब understandable है, इसलिए सर कोई इशू नहीं है उस चीज का. मेरे को लगा ही था कि आगे से आपका means. So this is your contribution to those people. Thank you for that. कि आप वेट कर रहे हैं उसके लिए. संडे के बाद में ये सब रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि यही वाले वीक में स्पेशल प्रिविलेज उनकी रहती है, मींस 25 वालों के लिए. नहीं सर, समझ गया था, वो अंडरस्टैंडेबल है सर, इसलिए फिर पता चल जाता ना सर, मेंस है तो ऑब्वियसली उन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट ऐसा अभी इतना डिफिकल्टी आई नहीं सर. फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट तो हो गया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सर सॉल्व हो रहे हैं. और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में सर डेली आंसर्स तो प्राय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दोनों चीजें कवर हो जा रहे हैं. वंडरफुल सर. अभी प्लान कर रहा हूँ कि सर नेक्स्ट वीक से लाइक डेली 1 hour and 1.5 hour प्रीवियस ईयर थीम बेस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट का नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूं. वेरी गुड, वेरी मच रिक्वायर्ड. जो सर खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उस टॉपिक में फोकस कर मैं सोच रहा हूँ कि नोट्स बना लूं एक बार. बिल्कुल सही अप्रोच है, क्योंकि 70% क्वेश्चंस आपके वहीं से आने वाले हैं. और सर जो मेन जो सिलेबस में हेडिंग्स दिए हुए हैं उनको लेके कुछ इंट्रोडक्शन कोट बेस्ड यदि मिल जाए और उससे रिलेटेड कंक्लूजन, ये भी प्रिपेयर अभी जितना हो सके सर सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करके रख ले मूवी. ट्रू नहीं, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट. ये सब काम इस समय करना चाहिए. दिस इज वेरी गुड टाइम. आपका ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर यही आपका लास्ट टाइम है. then busy, and then after the prelims we have very less time. Wonderful. Fine. Now may I request Ritesh, आपका क्या प्रोग्रेस है? हेलो सर. हेलो रितेश, वेलकम. तो सर लास्ट वीक मैंने आंसर राइटिंग जस्ट सेशन ज्वाइन किया था, तो मैंने लिखा था, तो मैं कुछ दिन मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि मेरा चेक हो क्या है, तो आगे मैं प्रोसीड करता हूँ. तो मैंने 6 आंसर्स और लिख के रखे. आई एम अपलोडिंग दैट. एंड कुछ आंसर्स जो मैंने पहले के नोट्स अपने बनाए, तो उनमें कुछ है जो टॉपिक्स वो मेरे है नहीं. जैसे क्वार्टर्स 5 फोर्सेस ऑफ मॉडल था, वो मिसिंग था. उसकी सिर्फ 3 जनरल स्ट्रैटेजी लिखी थी मैंने, तो वो अपने ओटी केस में ऐड किया मैंने. और कुछ जो नए आंसर्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो उनको अपने नोट्स में ऐड कर रहा हूँ. चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ ओटी हैज बीन डन, लाइक उसके नोट्स बने, तो उनके आंसर्स लिख के भी हो गए. ओके फाइन, ठीक है. आंसर्स में एक्चुअली में ये पूरे साल में सिर्फ यही एक हफ्ता है जिसमें हमारा ये डिले. हाँ, वो मैंने पता किया था, तो इसलिए मैं
मुझे पता नहीं था कब आएगा, इसलिए रुका था। लाइक फर्स्ट आंसर पता चल जाएगा ना मुझे कि मैं कितना हूँ। राइट, नहीं, आई डेफिनेटली एग्री। एंड सर जो जैसे कुछ कुछ मिसिंग, कुछ कुछ आंसर्स ऐसा लगता है कि जनरिक आंसर्स बन सकते हैं मतलब ओटी में, तो उनको कैसे अप्रोच करेंगे? अगर जैसे कुछ कुछ जनरिक है, जैसे टेक्नोलॉजी से एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन था, तो उसको अप्रोच करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की क्या क्वेश्चन है। देखिए जहां पर भी इट इज फॉर एवरीवन कि wherever there is a interaction of GS and like particular subject, जैसे for example impact of technology on the organization या or impact of economic change over the organizational structure. So इन तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, in these type of questions we should primarily focus on the subjects terms. Okay, for example अगर the impact of technology over the organization, so we should not write that okay it will fasten the communication, it will increase the efficiency. No, these are not the things we should mention. We should always think in terms of our syllabus कि हमारे syllabus में क्या क्या topics हैं. For example, how it is going to impact the structure of the organization. So the structure of the organization, it may become from a फ्लैट sorry, फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाए। flat structure बन सकता है, that is one point of view. Then the organizations may go for virtual structure, network structure, boundaryless structure, and then it can increase the efficiency of other processes like the decentralization. It can increase decentralization of certain things, and it can increase it can actually increase the decentralization of certain things which are uniform, which can be dealt from the head office. So centralization increase होगा उनका. For example, financial activities, financial reporting, financial analysis, cash payments, all these things will be centralized. So there will be centralization of authority. There will be more standardization. Then so basically इस तरह से आपको जो हमारे सिलेबस के जो टर्म्स हैं वो टर्म्स को आपको यूज करना है, and you have to operate around those terms. That is the way you can try. ओके सर। हाँ सर, फॉर एग्जांपल एक और भी क्वेश्चन आता है, द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ओवर द ऑर्गेनाइजेशन. तो नॉर्मली मैंने देखा है कि पीपल राइट, दे स्टार्ट राइटिंग अबाउट लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, देन देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एंड ऑल. सो वो सब चीजें आपको सिर्फ एक लाइन में लिखनी है. यू जस्ट हैव टू राइट ओके in the context of all these things. Now, what are the changes in the organizations that we can see? So, because of the increasing cost pressures, we can see the lean organizations now. Because of the increased competitive pressures, now we can see the virtual structure, network structure, where the multiple organizations are coming together and they are bringing their core capabilities together. So, network structure is based on that who brings what. So everyone brings something. Someone brings technology, someone brings design, someone brings marketing, someone brings maybe manufacturing. So this is based upon the core capabilities of each partner. Okay, so this is possible with the help of the change in the external environment, change in the economic environment, where because of the open boundaries across the countries, the companies are now eager to collaborate with others, and it is actually resulting into virtual structure, network structure. So हमें क्या करना है कि कोई भी चीज को हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारा सिलेबस है वहां से लिंक करना है. ओके, और आपको अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू ऑलवेज कीप इन माइंड the principles of classical theory, principles of neoclassical theory, principles of systems theory, and the Fayol's principles. तो ये कुछ मैं आपको आइडियाज बता रहा हूँ कि क्या वर्ड्स आपको कहाँ से मिलने वाले हैं. तो फेयोल के जो हमारे प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल्स, वहां पर आप देखना शुरू कीजिए. राइट. और क्लासिकल थ्योरी के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, लाइक स्केलर प्रोसेस, फंक्शनल प्रोसेस, राइट, डिवीजन ऑफ लेबर. ओके, तो वहां से आप देखना शुरू कीजिए that how this change in the economic environment is resulting into more and more division of labor, more and more specialization. So आपको क्या करना है कि हमेशा हर चीज को जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपसे पूछा गया है, you have to link it with the core syllabus. आपका कोई भी टॉपिक कोर सिलेबस से लिंक होना ही चाहिए. Every line should talk about the core syllabus.
then it will look like it is the answer of OT or OB. It should not look like the answer of economics. It should Yeah. not look like the answer of IR or answer of science and technology. I hope I'm making it clear for everyone. Others also, you please keep in mind all these things. Yeah. Got it, sir. Yes, Ritesh. I got it. Fine, Ritesh. Yeah. So can I move to the next person? Abha. Abha, you would like to share what is the progress and how everything is going on? Yes, so last mentorship सेशन फ्राइडे था, उसके बाद से मैंने ऑडिट हमको ऑडिट पढ़े और ऑडिट में आई रोट 10 आंसर्स. आज मैं सबमिट कर दूंगी सर वो बुकलेट. और अभी कल से आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और फिर कॉस्टिंग, दोनों साथ में ही करूंगी. और ऐसा तो अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यस आफ्टर गिविंग 2 पेपर्स लाइक FM हो गया, FMI हो गया, ये समझ में आया, काफी क्लैरिटी मिल गया, लाइक आंसर कैसे लिखना है, डायमेंशंस क्या है और क्या क्या हम डायग्राम दे सकते हैं. बस थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग अलाइन नहीं है, मतलब जिस तरह GS में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखने मिल गया. जब कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से सोचो, या तो आप लाइफ साइकिल में चले जाओ, या फिर आप मतलब बहुत सारा जो भी टेक्निक्स है, पेस्टल वाइज सोचो, ऐसे तो ऑप्शन में समझ नहीं आता है. ये ऐसा लगता है सब चीज रट के बैठे. वेरी गुड पॉइंट. देखिए यहाँ पे क्या है कि GS में द कंटेंट इज ओपन एंडेड एंड they don't expect you to write a particular thing. They just want a broader structure from your side. जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बार GS3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, that was around that how in the post reform era the expenditure of the social services has what is the pattern of that. So अब in this case there are 10 different candidates who can write 10 different answers, and still the examiner can give the marks to every case. But in this case, in the optional, first of all, there are 2 types of topics. First, the topics which are very, very particular, like if suppose they ask what is a Walters model, or suppose in OT they ask what is a contingency theory, or in OB suppose they ask what is a path goal theory, है ना. अब ये as it is आपको रिप्रोड्यूस करना होगा. देखिए यहाँ पर ओरिएंटेशन आप समझिएगा, GS एंड ऑप्शनल UPSC ने रखा क्यों है? क्योंकि GS में दे वांट टू चेक योर ब्रेथ. आप कॉन्टेक्स्ट समझिएगा, लिसन एवरीवन, कि हमारा ऑप्शनल उन्होंने रखा ही क्यों है, वाई, मतलब उन्होंने GS से काम क्यों नहीं चलाया. उनका कोई ऐसा पर्पस तो नहीं है कि भाई दे वांट टू बर्डन द UPSC कैंडिडेट्स विद मोर एंड मोर पेपर्स. अगर उनको बर्डन ही करके चेक करना होता तो 2 पेपर उन्होंने और ऐड कर दिए होते, कर सकते थे वो, उनको कोई मना नहीं करेगा. तो दोनों का डिफरेंस ऑफ ओरिएंटेशन है कि यहाँ पर GS में दे वांट टू चेक योर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, and in the optional they want to check your deeper understanding. तो यहाँ पर डेप्थ चेक करना चाहते हैं. यहाँ पर वो आपका जो टेक्निकल माइंडसेट है वो चेक करना चाहते हैं. इसलिए सारे ऑप्शंस में, इवन इफ इट इज सोशियोलॉजी और फॉर दैट मैटर आपका कोई भी ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल हो, वहां पर भी टेक्निकल ही क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकलिटी ही एक्सपेक्ट की जाती है. अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल में या सोशियोलॉजी ऑप्शनल में GS की तरह आंसर लिखेंगे तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स. You have to write the theory behind that and you have to explain around the theory. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी मैं आपको बता रहा था रितेश जी को कि आप अगर क्वेश्चन लिख रहे हो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस, अगर यही क्वेश्चन आता है GS3 में तो वहां पर आप लिखोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ब्लॉकचेन का इम्पैक्ट क्या है, और रोबोटिक्स का इम्पैक्ट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट क्या है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है ऑर्गेनाइजेशंस की, लेबर कॉस्ट कम हो गई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया है, और इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में उनके साथ चैलेंज है, सर्विस एक्सपोर्ट कम हो सकता है ना. तो ये GS3 का आंसर होगा. GS3 का सिलेबस हमारा ये है. लेकिन यही चीज अगर हमें OT में लिखनी है तो OT में हमें सोचना होगा कि हमारे डिसेंट्रलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह का स्ट्रक्चर में सूट करेगा, किस तरह का हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा. तो चीजें वही हैं, लेकिन हमारा सिलेबस क्योंकि चेंज हो गया, सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे. यहाँ पर जो हमारे टेक्निकल टॉपिक है वहां पर मेमोराइजेशन एंड रिप्रोड्यूसिंग इज द ओनली वे. अगर सपोज मैं पाथ गोल थ्योरी आपसे पूछता हूँ तो पाथ गोल थ्योरी में एज इट इज आप बुक का कंटेंट अगर उतार देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. आई वुड अप्रिशिएट दैट. आई विल नॉट अप्रिशिएट
any kind of modification in the theory. I will not expect that you write anything from your side. मतलब हो सकता है कि आप उसको बस एग्जांपल के थ्रू ऐड कर सकते हो, कुछ एक कोटेशन आप ऐड कर दोगे, रेलेवेंट लगती है, लेकिन जो मैंने आपसे पूछा है मैं वो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। तो एक्चुअली ये जॉब आसान भी है, आसान इसलिए बन जाती है कि आपको भागना नहीं है कि क्या और कर सकते हैं और हम क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जीएस की बात करो तो जीएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर साल कंटेंट आपका चेंज हो जाएगा। जो कंटेंट आप इस बार लिख करके आओगे, सेम कंटेंट से आपको 400 नंबर आते हैं, अगली बार सेम कंटेंट से आपको 400 नंबर नहीं आने वाले, अगली बार उसी कंटेंट से आपको 360 380 नंबर आएंगे, 300 760 380। Yes, sir. अगली बार आपको कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, आपको मार्केट में कुछ नई चीज आई है, नया कंपाइलेशन, एग्जांपल, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स में अब मैं लास्ट बैच में जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, अनएम्प्लॉयमेंट मैंने पढ़ाया था, तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अलग था। जब मैंने जुलाई के फर्स्ट वीक में मैंने पढ़ाया था अनएम्प्लॉयमेंट, जब मैंने फिस्कल डेफिसिट वहां पढ़ाया था, पब्लिक फाइनेंस मैंने चैप्टर पढ़ाया था इकोनॉमिक्स का, तो डेटा उसका अलग था क्योंकि उसमें तक बजट नहीं आया था। अब अगले पिछले 2 महीनों के अंदर इतने चेंजेस आ चुके हैं। अब मैंने अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर पढ़ाया तो मुझे कल एक रिपोर्ट आई थी पीएलएफएस की, आपने पढ़ोगी आज की करंट अफेयर में थी, ये भी मैंने आज पढ़ा। मंथली होने वाला है ये पीएलएफएस रिपोर्ट का डाटा, ये भी मैंने पढ़ाया। और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बजट के अंदर एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव आए गए, ये भी मैंने पढ़ाए, है ना। और पब्लिक फाइनेंस के अंदर सारे के सारे डेटा चेंज हो गए। फिस्कल डेफिसिट का जो हमारा टारगेट 2% हुआ करता था, अभी 1.8% हो गया है 2014 24 25 के लिए। तो ये इतने ज्यादा चेंज है जीएस के अंदर, तो आप इट इज नेवर एंडिंग, लेकिन हमें लगता है कि आसान है। और ऑप्शनल में पाथ गोल थ्योरी है, आप आज उसको पेपर में लिख के आओ, 10 साल पहले मैंने भी लिखी थी वो, 10 साल बाद भी आप वही लिखोगे, कोई चेंज नहीं होने वाला उसमें। तो चीजें आसान है, चीजें आसान है कि हमारे पास कंटेंट चेंज नहीं होने वाला, लेकिन डिफिकल्ट हमें क्यों लगती है? क्योंकि हमें लगता है कि इसको रटना पड़ेगा। तो हम उसको एंगेजिंग वे में अगर पढ़ें तो कोई उसमें रटने वाली चीज इस तरह की है नहीं। अगर हम उसको कॉन्सेप्चुअली समझे, लॉजिकली समझे, तो हमें उसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। आप मुझे एक टॉपिक का नाम बताइए, मैं उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको रिप्रोड्यूस करूंगा मैं आपको। तो अभी तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का वैसा कुछ पता नहीं है, लाइक मगर एक तो लगता है कि हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट में इतना सारा थ्योरीज है, लाइक ओबी है, ओटी है, एचआरएम, तो कैसे होगा सर? मींस कितनी बार वो इंटरेस्ट नहीं रहता है सर, लाइक ऑनेस्टली। देखिए, ये जो इंटरेस्ट वाला मैटर है, ये मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस वीक भी डिस्कस किया था, इस वाले वीक में भी लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, और इस वाले वीक में भी। इंटरेस्ट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ व्हाट यू आर स्टडीइंग, इंटरेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ डू यू परसीव दैट सब्जेक्ट टू बी। सब्जेक्ट अपने आप में इंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग नहीं होता, हमारा उसके बारे में परसेप्शन क्या है, ये चीज हमारा इंटरेस्ट है नॉट इंटरेस्ट होता है। तो मान लिया हम बात करते हैं ओटीओबी की, तो ओटीओबी में अगर सपोज आप ओबी की बात करें, ओबी आप पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, अब ये जो पर्सनालिटी का टॉपिक है, ये पर्सनालिटी का टॉपिक अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है कि आप इसको इमेजिन करके पढ़ो कि व्हाट इज पर्सनालिटी। हम किसी को भी बोलते हैं कि यार मैं पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है मुझे, बहुत सारे पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट कोर्सेज होते हैं, लोग कहते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी टेस्ट आपका होता है, तो व्हाट इज पर्सनालिटी, थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है, पर्सनालिटी की थ्योरीज, यानी कि लोगों ने किस किस तरह से पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया, और हमारी जो आज की पर्सनालिटी बनी है वो किस तरह से बनी है, उसमें हमारी अलग अलग थ्योरीज हैं। एरिक्सन मॉडल हो गया, है ना, और हमारी जो है उसमें ग्रेटमैन थ्योरी है, ट्रेट्स थ्योरी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो लोग होते हैं, पीपल दे आर बोर्न विद सर्टेन ट्रेट्स। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन अदर थिंग्स व्हाट हैपेंड इन योर सोसाइटी और हाउ यू आर। तो बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़े तो यू विल एक्चुअली लव इट। अगर आप इसको इस तरह से पढ़ें कि यार यहाँ से इन्होंने कितना अच्छा इनोवेशन किया, क्योंकि ये जो ओबी है ना, ओबी अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ओबी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। आप पढ़ते भी होंगे चैप्टर में, नहीं तो पढ़ते हैं हम लोग, इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी। तो यहाँ पर जो पर्सनालिटी चैप्टर, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, परसेप्शन चैप्टर साइकोलॉजी का पार्ट है, मोटिवेशन साइकोलॉजी का पार्ट है, लीडरशिप सोशियोलॉजी का पार्ट है ना। तो ये जो मतलब सब्जेक्ट को आप ये देखिए कि ओबी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी सब्जेक्ट, हम उसको
बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ रहे हैं, उसको अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, उसको आप अगर इस तरह से विजुअलाइज करके पढ़ोगे तो यू विल लव इट। मतलब लोग इसके ऊपर बुक्स पढ़ते हैं। मैं आपको सही बताऊं तो मैं पर्सनैलिटी के ऊपर इंडियन फिलोसफी की मैंने बुक पढ़ी है। अगर आप इंडियन फिलोसफी की बात करें, व्हाट इज द पर्सनैलिटी एज पर द इंडियन फिलोसफी, जो गीता में भी कहा गया है, भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान कृष्ण ने बताया है कि पर्सनैलिटी के 3 फीचर्स होते हैं, 3 गुण होते हैं हमारी पर्सनैलिटी में, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये हमारी इंडियन फिलोसफी यस है ना। और इसके अलावा यस हमारा एक पर्सपेक्टिव और भी उसमें है कि हमारी एक इनर पर्सनैलिटी होती है, एक आउटर पर्सनैलिटी होती है। आउटर पर्सनैलिटी जो यस हमें दिखती है, और इनर पर्सनैलिटी हमारी क्या होती है, जो हमारी माइंड होता है। तो इनर पर्सनैलिटी को हमारे इंडिया में बहुत ही डीप लेवल पे समझाया गया है, जो कि जिस लेवल पे जो हमारे ये थिंकर्स है, फॉरेन थिंकर्स, उन्होंने उसको टच नहीं किया। इनर पर्सनैलिटी यहाँ पर बताया गया है कि इनर पर्सनैलिटी इंक्लूड्स आवर माइंड। माइंड कंट्रोल्स द सेंसेस। तो माइंड के ऊपर हमारी इंटेलेक्ट होती है, और इंटेलेक्ट के ऊपर हमारी साउल होती है, और साउल के ऊपर हमारा फिर परमात्मा, या जिसको हम कह सकते हैं ग्रेट साउल, डिवाइन पावर होती है। सो आवर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी पर्सनैलिटी स्टार्ट होती है हमारी साउल से। साउल से हमारी पर्सनैलिटी इंपैक्ट होती है। एक हमारी फिजिकल पर्सनैलिटी, एक हमारी मेंटल पर्सनैलिटी है, इनर पर्सनैलिटी है। अब ये सब चीजें अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो फॉरेन की थ्योरीज हैं, उनकी थ्योरीज में भी यही चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया है, क्योंकि उनकी ये फंडा है कि वे इंडिया से कॉपी करते हैं चीजों को, लेकिन इंडिया की भाषा यूज नहीं करते। उनको शो करते हैं कि वी आर द ओरिजिनल इनोवेटर। यस सर मतलब मैं तो इस तरह से पढ़ाता हूँ क्लास में। मैं तो उनको पूरा बता देता हूँ कि देखो ये थ्योरी में पूरी वही बात लिखी हुई जो गीता में कही है, लेकिन उन्होंने शब्द चेंज कर दिए। EID, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या है? ID मतलब जो ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस इम्पल्सिव होती है, वो हमारा मंकी माइंड है, जिसको हमें मतलब माइंड के रूप में बोलते हैं हम लोग इंडिया में। उसके बाद ईगो होती है, ईगो मतलब इंटेलेक्ट। और सुपर ईगो मतलब बेसिकली द परम भगवान, जो भी हम कहते हैं, तो दैट इज सुपर ईगो, है ना। तो ये 3 चीजों को यस वहां पर अलग वर्ड किए गए यहाँ पे। तो अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, उसी तरह से मोटिवेशन चैप्टर है। मोटिवेशन चैप्टर में मैस्लो ने क्या बोला? नीड ठहराने की थ्योरी। आप नीड उसको है हाँ विजुअलाइज करो कि इंडिया में कितने एप्लीकेबल है। मेरी लाइफ में मैं अभी किस स्टेज पर हूँ, मैं अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करके मैं किस स्टेज पे पहुंचना चाहती हूँ, उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या चैलेंजेस हैं। आप थोड़ा उसमें डीप में जाएंगे तो यू विल लव इट। आप बोलोगे सर एक बुक और पढ़ने के लिए दे दो फिर मुझे। यस सर। तो बस एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं अभी सुन के ही बहुत मजा आ रहा है। तो हाँ मुझको लगता है दैट द प्रॉब्लम मैं जो कर रही हूँ एक्चुअली वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रीडिंग नहीं है, बस पढ़ के निकलना है एक बार वही फॉर्मेलिटी ना, जल्दी जल्दी। वही बात है ना। हम अगर चीजों में इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे तो दैट विल बिकम बर्डन फॉर अस। यस सर अगर हम इन चीजों में इंटरेस्ट लेंगे तो विल एंजॉय इट, है ना। अब हमारी जो पूरी रामायण है, महाभारत है, सब चीजें तो पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करती है। वहां पर जो ये शब्द हैं, जैसे धृतराष्ट्र है या दुर्योधन है, ये कोई असली इंसान हुए या नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन ये कैरेक्टर्स हैं। दुर्योधन की अपने खुद के कैरेक्टर्स हैं। दुर्योधन की अपनी लीडरशिप स्किल अलग है। तो लीडरशिप, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, दुर्योधन का अलग तरीका है, कृष्ण भगवान का अलग तरीका है, और अर्जुन का अलग तरीका है। तो ये पूरा ओबी तो है, और क्या है ये। चाणक्य ने तो हम लोग क्या ये सब लाइक एग्जांपल्स में यूज भी कर सकते हैं अपने पेपर में? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने अपने बुक में दिए हुए, आपने बुक भी हमारी पढ़ी होगी तो उसमें है एग्जांपल्स, ये जो तभी तब मैं पर्सनैलिटी स्टार्ट करूंगी। हाँ और आप पढ़ेंगे जैसे आप। बोल रहे हो ना तो पढ़ने मैं वैसे ही पढ़ूंगी। अब समय देके है, पहले मैं सोचूंगी इन सब चीजों के बारे में एंड देन आई विल स्टार्ट। यस तब आई थिंक रिटेंशन पावर भी बहुत ज्यादा रहेगा। एब्सोल्युटली। देखिए हमारे जो इंडिया के जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, ये सब कोई थ्योरी नहीं है, ये दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। यस क्योंकि सर हमारी जो कल्चर है मोर देन 5000 ओल्ड कल्चर है। तो बेसिकली देखिए, मैं यहाँ पर आपको इंटरेस्ट क्रिएट कराने के लिए सब चीजें आपको बता रहा हूँ मैं, जो कि ट्रूथ है। ऐसे में इसमें कुछ भी झूठ वाली बात नहीं है, जो भी मैंने आपको चीज बताई है। द पॉइंट इज दैट हम इन सब्जेक्ट की डेप्थ में जाकर के इसको एनालाइज करें कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को आप एथिक्स से लिंक कीजिए। एथिक्स की केस स्टडी में आप इसको यूज कर सकते हैं। ओबी की सारी थ्योरीज को आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। आप ऐसा कीजिए कि एथिक्स के लास्ट 3 इयर्स के पेपर पढ़िए पहले, केस स्टडीज को, फिर आप पढ़िए थ्योरीज को, और थ्योरीज को लिंक कीजिए
कि हाउ द टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, या फिर कॉन्फ्लिक्ट चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आप ऐसी सारी थ्योरीज को, ऐसे सारी केस स्टडीज को पढ़िए जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपस में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यू हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्पस हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। सारे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रीजंस हो गए। कैसे रिजोल्व करेंगे? या तो कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट करेंगे, या तो रिजोल्व करेंगे, या तो सप्रेस करेंगे, या तो कोलैबोरेट करेंगे। तो ये सारे अप्रोच हम लोग लिखते हैं एथिक्स के अंदर। लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो सारी आपकी एसोसिएट हो सकती हैं एथिक्स से। लीडरशिप में आपकी क्या स्किल्स होती हैं? बिहेवियरल थ्योरीज होती हैं, जितनी भी मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी आपकी हो गई, और जितनी भी ब्लैक एंड माउंटेन, ओयो स्टेट, सारी आपकी बिहेवियरल थ्योरी है जो फोकस करती है कि हाउ द मैनेजर बिहेव, हाउ द लीडर बिहेव, आइदर दे केयर फॉर द एम्प्लॉय और दे केयर फॉर द प्रोडक्शन। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की बात की गई है। सो जब आप सपोज आप लिखते हैं एथिक्स में, क्वेश्चन आता है कि योर बॉस इज टू डिमांडिंग, है ना, देन, या फिर आपसे क्वेश्चन आता है कि यू आर मेड द डीएम, नाउ योर पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क, आपके ऑफिस में लोग काम करने को तैयार नहीं है, तो हाउ विल यू अप्रोच? तो आप क्या बोलेंगे? वी विल गो फॉर द कंसर्न फॉर वर्क, कंसर्न फॉर पीपल। दोनों को हम बैलेंस करेंगे। हम लोगों के क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी बात करेंगे, एट द सेम टाइम वी विल डिमांड द वर्क फ्रॉम देम कि आप वर्क भी करें। तो फॉर दैट वी विल Yes. ले डाउन सम सिस्टम। हम उसके लिए हम लोग कुछ डेलीगेशन ऑफ वर्क करेंगे, उनको मोटिवेशन करेंगे। मोटिवेशन के लिए हम उनको कोई नॉन मॉनेटरी रिवार्ड देंगे, क्योंकि मॉनेटरी रिवार्ड तो उनको मिलता ही है, सरकार का खर्चा में बढ़ाना नहीं है, नॉन मॉनेटरी रिवार्ड देंगे। तो आप मोटिवेशन चैप्टर से उसमें पॉइंट डालिए उसको। अगर कोई क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आती है एथिक्स के ऊपर कि यू आर ट्राइंग टू चेंज सम प्रोसीजर, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग सम टेक्नोलॉजी, बट योर जूनियर्स आर प्रोटेस्टिंग और योर the citizens of your area are not very comfortable about it. So it is a question of resistance to management, तो resistance to change management। तो resistance to change management के जो सारे पॉइंट हैं वो आप सारे वहां पे लिखिए। आप मान के चलिए कि एथिक्स का पेपर आप ओबी से बहुत अच्छे से उसको डील कर सकते हैं। ओबी इज सच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। Yes, so means अभी फर्स्ट टाइम आई गेस तो ऐसा हो रहा है आपसे, आपके इतने एक्सप्लेनेशन से बात कि अब मन कर रहा है कि हाँ जाके वो भी पढ़े। तो आई होप Actually- ये पूरे वीक चले ये मोटिवेशन की वो भी पढ़ने का, और मैं अब तरीका भी चेंज करूंगी क्योंकि द वे आई एम स्टडिंग इज नॉट करेक्ट। तो अब इस तरीके से मैं चेंज करूंगी सो दैट कंस्ट्रक्टिवली अच्छे से पढ़ाई हो पाए। राइट। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। So I hope others are also listening that how to create the interest in the subject. देखिए, एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक लोग करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि दे आर बेसिकली नॉट स्पेंडिंग सफिशिएंट टाइम इन द ऑप्शनल। और क्यों स्पेंड नहीं करते हैं? बिकॉज जीएस इज टू मच टू डू, और जीएस विल नेवर एंड। जीएस विल नेवर एंड। आप 5 साल लगा लो, 6 साल लगा लो, 7 साल लगा लो, जीएस विल ऑलवेज हॉन्ट यू, क्योंकि जीएस इज नेवर एंडिंग। जीएस में कम से कम पूरे इंडिया में 500 इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, और कम से कम 50 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मंथली मैगजीन निकालते हैं, टेस्ट सीरीज निकालते हैं, प्रमोशन करते हैं, और आप उनसे एक्सपोज्ड हो तो आपको कंटेंट ऐसा लगता है कि जीएस इज नेवर एंडिंग। लेकिन ऑप्शनल में ऐसा नहीं होता। ऑप्शनल में कंटेंट भी लिमिटेड है, इंस्टीट्यूट्स भी लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, इसलिए हम इसको जीरो कर देते हैं। तो देयर इज टू मच एक्सपोजर टू द जीएस एंड देयर इज टू लेस एक्सपोजर टू द ऑप्शनल। तो ये जो मार्केटिंग की वजह से जीएस ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं। बट अगर आप सिलेक्शन की बात करो, सिलेक्शन में ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल है, और ऑप्शनल एक्चुअली कंपैरेटिवली इजियर है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर में ही इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं पिछले हार्डली 3 महीने में। पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं। और अगर कोई ये कहे कि जीएस आसान है तो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट सो। ऑप्शनल एक्चुअली आसान है। ऑप्शनल में आज भी आप थ्योरी पढ़ोगे, सेम थ्योरी जो मैंने आपको बताई, और 5 साल बाद पहले पढ़ोगे या 10 साल पहले, सेम ही थ्योरी रहेगी, सेम ही थ्योरी थी और सेम ही थ्योरी चलती रही है। तो अगर आपने एक बार मास्टरी कर ली ऑप्शनल में, तो मान के चलो कि आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है हमेशा के लिए। आपके जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो यू विल ऑलवेज फील बेटर अबाउट इट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को कि सर हम तो जीएस की क्लास कर रहे हैं, जीएस की क्लास में जो सर नोट्स देते हैं वो भी हम पढ़ते हैं, क्लास को रिवाइज भी करते हैं नोट्स से, और उसके साथ में हम स्पेक्ट्रम भी फॉलो करते हैं। उसके बाद हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। सपोज हिस्ट्री की क्लास चल रही है,
तो आप हिस्ट्री की क्लास भी अटेंड कर रहे हो, हिस्ट्री के नोट्स भी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का हिस्ट्री मटेरियल भी पढ़ रहे हो, और साथ में स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हो। ये सब करने में आपने 8 घंटे लगा दिए। फिर आप कहते हो सर ऑप्शनल पढ़ने का मन नहीं करता। अब इसमें गलती किसकी है? गलती इसमें ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमने जो क्लास अटेंड करी जीएस की वो तो करनी ही थी, और टॉपर ने बोला था स्पेक्ट्रम पढ़नी है, वो भी पढ़नी है क्योंकि टॉपर ने बोला है। लेकिन आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आपने क्लास अटेंड कर ली तो वो अपने आप में सफिशिएंट होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम या कोई भी स्टैंडर्ड बुक सिर्फ एक रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी क्लास अटेंड की हुई है तो आप पहले क्लास पे फोकस कीजिए, और अगर आप क्लास में कुछ चीज मिस कर रहे हैं, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तब जाकर के आप किसी रेफरेंस बुक को रेफर कीजिए। टॉपर ने स्पेक्ट्रम का नाम इसलिए बताया क्योंकि टॉपर से पूछा गया कि अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो क्या क्या बुक पढ़े। टॉपर ने ये नहीं बोला कि मैं सारी क्लास भी की थी और साथ में मैंने ये बुक्स भी रेफर की थी जो कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है वो, क्योंकि कोई भी टीचर जो पढ़ाता है ना वो ये सब चीजें ध्यान में रख के ही पढ़ाता है कि मेरा स्टूडेंट जो है ना कुछ और मटेरियल नहीं पढ़ेगा। ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि 8 घंटे लोग जीएस पढ़ते हैं और फिर ऑप्शनल पढ़ते नहीं है, ये इम्बैलेंस आज तो आपको फील नहीं होगा, ये फील तब होगा जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रीलिम्स क्लियर होता है हमारे पास 2 से ढाई महीने बचते हैं, और फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि पहले हमने अच्छे से कमांड नहीं की। तो मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगले 3 महीने कम से कम 5 से 6 घंटे ऑप्शनल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और उसके बाद में जीएस करने के लिए आपके पास में अनलिमिटेड टाइम रहेगा। पूरे 5 महीने जीएस कीजिए, कोई नहीं रुकने वाला आपको। और जैसे कि मैं बताता हूँ जीएस के अंदर भी स्ट्रेटजी होती है। अब आप स्पेक्ट्रम को चाहे कितनी बार पढ़ लीजिए, आप उसको अगर 20 बार भी पढ़ेंगे ना तब भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जहां पर ऑप्शनल भी होता है, ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है जहां पर ऑप्शनल की स्टडी भी होती है, इकोनॉमिक्स भी एक ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर ऑप्शनल लेवल की पढ़ाई हम कर सकते हैं। तो आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं जीएस के थ्रू? नहीं पहुंच सकते एक लेवल के बियॉन्ड। लेकिन ऑप्शनल में आपको लेवल क्लियर है कि अगर मैंने ये चीज कर ली तो मेरे 300 नंबर आ जाएंगे। तो ऑप्शनल की जर्नी काफी आसान है, और जीएस आप उसको एक राइट पर्सपेक्टिव में रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो इज इट मेकिंग सम सेंस? इज इट मेकिंग, आर यू एबल टू रिलेट टू योर ऑन जर्नी, सम ऑफ यू? I will expect some reply from your side. सर रोशित यार, Yes, Roshit. मेरे को तो सर जीएस एकदम मतलब इवनिंग टाइम एकदम पढ़ने का मन नहीं करता कोई भी सब्जेक्ट, तो मॉर्निंग में इसलिए ऑप्शनल कर लेता हूँ ताकि इवनिंग में जीएस रहे, तो डेली 1-2 आंसर जीएस का प्रैक्टिस हो जाए। तो वही सीन रखता हूँ मैं तो। Very good. ये या बहुत अगर नहीं तो ऑप्शनल यदि इवनिंग में रख लिया मैं तो पक्का पता है मेरे को मैं ऑप्शनल छूने वाला नहीं नहीं। हो पाएगा। Actually, GS is too energy taker. हम्म, GS बहुत एनर्जी कंज्यूम कर जाता है और आपको पता नहीं चलता। इसलिए फिर इवनिंग टाइम पता है मेरे को नींद आने वाला टाइम है, ऑप्शन का जीएस रखता हूँ, 2 आंसर लिखता हूँ, उसी में मेरा हो जाता है। तो लगता है कि हाँ फिर जीएस भी हो रहा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऑप्शनल Yes. मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि प्राइम टाइम में हमें अपना रखना चाहिए। जो भी हमारा हाई एनर्जी टाइम है वहां पर ऑप्शनल रखना चाहिए, तो यू विल ऑलवेज फील गुड अबाउट इट। आपको मजा आएगा। देखिए, और अगर आपने ऑप्शनल लिया है तो ये आपका अपना सब्जेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऑप्शनल छोड़ दीजिए 2 महीने के लिए, आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शनल की क्या औकात है, क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में। आप मिस करोगे ऑप्शनल को, आपका मन करेगा पढ़ने का। 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए एकदम पूरी तरह से। जब आप चाहेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे प्रीलिम्स की पढ़ाई करेंगे, तब आपको याद आएगा ऑप्शनल कि यार एफएमई होता, ओटी होता, ओबी होता, कितना मजा आता। तो लाइक आपको अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आप एक्सपर्ट है, उसके अलावा आपको काफी एक्सपीरियंसेस है बाकी जीएस सब्जेक्ट का सर। तो अगर आज समय हो या कभी भी समय हो तो आप कोई टिप्स शेयर करिएगा ना, लाइक जीएस पेपर वन स्पेसिफिक पर्टिकुलरली फॉर मी, आई नो सबके लिए चैलेंजिंग है, पर मेरे लिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। लाइक हिस्ट्री का आई वाज ट्राइंग टू मेक नोट, एंड उस चक्कर में मैंने सारा आंसर राइटिंग छोड़ दिया हिस्ट्री का। लाइक आई डिड नॉट राइट एनी आंसर्स, एंड तो समझ नहीं आ रहा नोट कैसे बनाए। पोस्ट इंडिपेंडेंस तो ठीक देखिए है, नया जीएस, है उसको आई गॉट इट। देखिए जीएस में GS1 की अगर बात करें तो एक हमारा सेशन हुआ था शेखर सर का, तकरीबन 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। आई डोंट नो कि आपने अटेंड किया था नहीं किया था। एक बार हम सेशन और रखेंगे। तो ही इज एक्सपर्ट इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी।
क्योंकि दोनों ही उनके ऑप्शनल भी रहे थे, एंड ही इज अ टीचर ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल इन डायडमी आईएएस, एंड उन्होंने एक GS1 हिस्ट्री के नोट्स भी प्रिपेयर किए हुए हैं। तो वो नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर किए हुए हैं, तो वो हम आपको एक बार फिर से शेयर कर देंगे, आप एक बार उनको रीड कीजिएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो सफिशिएंट है, मींस वो प्रीलिम्स मींस या ओनली सफिशिएंट मींस? कुछ भी नहीं है, सफिशिएंट कुछ भी नहीं है GS में। मैंने आपको बताया कि नेवर एंडिंग है, लेकिन एक होता है ना कि एक सुटेबल लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, एक रीजनेबल लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस आपको चाहिए। अगर जैसे इस बार का पेपर देखें तो GS1 में क्वेश्चन आए थे क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्रताप पल्लवास, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। अब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हाउ इंडियन सोसाइटी हैज मूव्ड और हाउ व्हाट चेंजेस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द इकोनॉमिक पॉलिटी सोसाइटी ऑफ इंडिया सिंस ऋग्वैदिक टाइम, ये सब चीजें इंटरेस्ट वाली हैं। हिस्ट्री को भी आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, मतलब मैं आपको हिस्ट्री, इवन दो आई एम नॉट ए टीचर ऑफ हिस्ट्री और समथिंग, बट मैं उसको इंटरेस्ट लेके जब हम डिस्कस करते हैं विद माय टीचर ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, हम बैठ के डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इस बार GS1 का पेपर हुआ था, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वी वर डिस्कसिंग द सेम थिंग डे बिफोर लाइक द पेपर। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ऋग्वैदिक टाइम में क्या हुआ करता था। ऋग्वैदिक तो लाहौर में था, और वी वर डिस्कसिंग कि कैन इंडिया एवर ब्रिंग बैक द पाकिस्तान। So then we were discussing कि in Pakistan has been the integral part of India always, and it will again come back to the India because ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है वो लिखा ही लाहौर में गया था, और सारी जो सोसाइटी है वो जो ऋग्वैदिक सोसाइटी है, अर्ली वैदिक सोसाइटी है, वो पूरी हमारी पाकिस्तान के एरिया से ओरिजिनेट हुई थी। और भी हमने काफी सारे डिस्कशन की थी, इसमें आईआर, हिस्ट्री, और आज का जो हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, चाइना किस तरह से पाकिस्तान में एंट्री कर रहा है और चाइना किस तरह से पाकिस्तान को ऑक्यूपाई कर सकता है, और उसके बाद में फिर पाकिस्तान विल कम टू द इंडिया, विल आस्क फॉर द हेल्प ऑफ इंडिया आफ्टर चाइना ऑक्यूपाइज पाकिस्तान। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। ये सब चीजें अगर आप इंटरलिंक करके करोगे ना, तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, और जो यूपीएससी के क्वेश्चंस है ना, वो भी इसी चीज पे आते हैं। ओके सर। तो बेसिकली इन सब चीजों के लिए वही है कि आपको एक मतलब ब्रॉडर गाइडेंस होनी चाहिए कि इश्यूज को कैसे डील करना है। तो हिस्ट्री के लिए एक सेशन हमारा हुआ था, तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए। वो सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आनंदी आप हैं क्या सेशन में? आनंदी आप हैं यहाँ पे क्या? शायद वो नहीं है अभी, मैं ये आपको शेयर करा दूंगा, और जो एक सेशन में मैं उनसे रखवा दूंगा। अगर आपको नंबर भी चाहिए तो आई कैन शेयर हिज नंबर विद यू, बट मैं चाहूंगा कि एक सेशन रखे हो, उस सेशन के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट करो, आप उसमें आप डिस्कस करो। यस सर, सेशन वुड बी वेरी गुड। एक सेशन रखते हैं पक्का, आई विल रिक्वेस्ट हिम, ही विल गिव इट। तो GS1 की चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप, ठीक है? और बताइए थैंक यू सो मच सर। तो सर लाइक आपके आंखों में इतने टाइम बाद भी एग्जाम्स के जो स्पार्क है, आई विश वो स्पार्क बीइंग एन एस्पिरेंट, अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, वो मींस द स्पार्क आई एम सीइंग, आई एम एबल टू सी इन योर आईज सर, लाइक जब आप बोल रहे हैं प्रिपरेशन के बारे में, द इंटरेस्ट जो आपके अंदर है, आई विश, आई प्रे टू गॉड कि वो वैसा आ जाए बातों में भी, तब शायद डायरेक्शनली और सही हो जाएगा। बिल्कुल 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 है, आपके अंदर भी है वो। अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं होता तो आप यहाँ पर नहीं होते, बिकॉज यू आर ऑल्सो ए सीए, तो इट इज नॉट इजी टू लीव योर मेन प्रोफेशन एंड डू समथिंग एल्स। सो बिल्कुल आपके अंदर भी है, और मेरा तो पैशन है डेफिनेटली, मतलब आई रियली लव इट। मैं GS1 2 3 4 आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ऐसे कौन कौन से आए हैं। आई एनालाइज ऑल ऑफ देम। एक्चुअली सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में, तो हमें और चीजें समझ में आने लगते हैं कि यूपीएससी इज वेरी वेरी डीप। जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। अगर हम सिर्फ ये सोचना छोड़ दें कि हमें ये सब्जेक्ट कवर करना है 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, ये नंबर लेके आने हैं, अगर हम उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं, डेफिनेटली वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली में नंबर ही लेके आने हैं, बट उसको थोड़ा हम ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से देखें, थोड़ा सा उसको हम ब्रॉडर एंगल में देखें। तो आपके एफर्ट्स और आपके सारे गाइडेंस की वजह से डेफिनेटली और ज्यादा मेहनत करेंगे, लाइक अपना मेहनत तो है ही है, पर आपके एफर्ट्स को देख के और ज्यादा, सो दैट आपसे और इनसाइट्स मिले, बिकॉज आई रियली फील सर, क्योंकि एक्चुअली सही डायरेक्शन में मींस द फर्स्ट थिंग आई हैव स्टॉप्ड इज टू लिसन टू टॉपर इंटरव्यूज, क्योंकि बहुत मिसगाइड हो जाते हैं। तो एक असली, एक एक्चुअल मेंटोर मींस अ वेरी जेन्युइन पर्सन हु इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस,
ups and downs सब पता है, so actually needed था, which has been fulfilled by you. Thank you. माय प्रिविलेज। ठीक है, तो जीएस में GS1 का मैंने आपको बताया, GS4 के लिए भी मैं, अगर आपको होगा तो आई विल मेक यू कांटेक्ट विद समवन। आप जीएस के Okay. लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए, यू कीप टेलिंग मी, इफ आई हैव समथिंग आई विल प्रोवाइड, इफ आई कैन हेल्प थ्रू समवन एल्स आई विल डू दैट। GS actually na GS we have been teaching GS for last 4-5 years. I am also part of the GS team, economics पढ़ाता हूँ, तो GS is also my very favorite area. तो GS को मुझे बड़ा मजा आता है GS पढ़ाने में, और ऑप्शनल पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है मुझे, और मैं दोनों दुनिया को जानता हूँ, इसलिए मैं आपके वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि GS में बड़ा मजा आता है, GS का टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि GS से हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, Yes, sir. क्योंकि जीएस आपको ब्रेड दे सकता है, इंटरेस्ट दे सकता है, लेकिन आपको डेप्थ नहीं दे सकता। अगर आपसे मैं कोई भी जीएस के बारे में डीप क्वेश्चन पूछूंगा तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो जीएस का पर्पस ही नहीं है। डीप डेप्थ आपकी ऑप्शनल में चेक होती है, इसलिए उन्होंने ऑप्शनल को अलग से रखा है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ऑप्शनल, ये कॉमर्स ऑप्शनल की बात नहीं है, किसी भी ऑप्शनल में आप जाएंगे वहां पर बच्चे ये फील करेंगे कि सर यहाँ पे ना वो मजा नहीं है जो जीएस में। वो तो क्रिएट करना पड़ेगा, वो मजा आपको लाना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक नहीं आएगा वो, आपको वो बेंट ऑफ माइंड लाना पड़ेगा कि यहाँ पर डेप्थ की बात की है तो हम डेप्थ में जाएं इस सब्जेक्ट में। और हम लोग अगर जीएस को भी, ऑप्शनल को भी जीएस की तरह पढ़ेंगे तो वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि शॉर्ट नोट बना लेते हैं, शॉर्ट नोट से पढ़ लेते हैं जीएस को, ओटीओबी को हम 100 पेज में मतलब पढ़ लेते हैं। वो आप इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट को जाना ही नहीं, आपने समझा ही नहीं सब्जेक्ट को, क्या है सब्जेक्ट को। आपने ऊपर ऊपर से उसके शब्द देखे और सोचा कि इसको रट्टे कर लेते हैं, रट्टे मारकर उतार आते हैं इसको, वो आपकी लैंग्वेज में वो बात ही नहीं आएगी। Yes, sir. इसलिए जो हमारा स्टडी मटेरियल है, आपने देखा होगा, तो मैंने उसको बड़ा एक मतलब डिटेल में बनाया हुआ है। अब कुछ लोग बोलते हैं ना हाँ कि सर, काफी पेजेस भी है जो डरा दिया था वो। हाँ, Like लेकिन I was very afraid seeing the number of pages. बिल्कुल, लेकिन अभी आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मतलब मैं अगर उसको, Yes, sir, definitely, sir. मैं उसके क्रक्स नोट्स भी हमारे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन टेक इट। यानी कि पूरी ओबी को 30-40 पेज में हमने कन्वर्ट कर दिया, 350 पेज की ओबी को 30-40 पेज में। लेकिन उसका फायदा नहीं है ना, आप उसको पढ़ोगे, कुछ याद आपको रहेगा नहीं, कुछ आप रिटेन कर नहीं पाओगे, इंटरलिंक कर नहीं पाओगे, आपको बस सुपरफिशियल फीलिंग आ जाएगी कि मैंने ओबी कंप्लीट कर लिया। डेप्थ में आपको समझ नहीं पाओगे, रिटेन आप लैंग्वेज कर नहीं पाओगे, आपको सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी याद हो नहीं पाएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं। तो ये जो हमने डिटेल्ड स्टडी मटेरियल रखा है, मेरे पर्पस ही रखने का ये है कि आप उस सब्जेक्ट को जानें, उसको नंबर ऑफ वर्ड से ना पढ़ें, उसको उसकी सब्जेक्ट की जो जान है उससे पढ़ें, उसको डेप्थ में आप उसको जा करके सब्जेक्ट को समझें कि व्हाट इज द सब्जेक्ट एक्चुअली। Yes, sir. So next week अब मैं बहुत सारा ओबी का टॉपिक पढ़ के so that I can discuss many theories with you और उससे और आप और इसको, ज्यादा नॉलेज। आप मुझे कोई भी टॉपिक लाके दे दीजिए, आप मेरी कमेंट्री उस पर तुरंत सुन लीजिए। ये सब चीजें मेरी टिप्स पे हैं, इतनी बार पढ़ चुका हूँ, इतनी बार पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपको कोई बेनिफिट हो सकता है तो यू प्लीज ब्रिंग द टॉपिक। आप मुझे सेशन से पहले टॉपिक का लिस्ट भेज दीजिए, आई विल एक्सप्लेन, आई विल गिव माय कमेंट्री। एटलीस्ट कुछ कुछ दे सकता हूँ मैं, अगर आपके लिए लगता है कि सर ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही, तो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकता हूँ कि इस थ्योरी को ऐसे समझ सकते हैं। जैसे एक थ्योरी है एलपीसी स्कोर थ्योरी, आप वो पढ़ के आइएगा और नेक्स्ट सेशन से पहले बस मुझे हल्का सा रिमाइंड करा दीजिएगा सर ये वाली थ्योरी डिस्कस करनी है। आप देखिएगा कितने क्लैरिटी से आपको पढ़ाऊंगा मैं। एलपीसी जो थ्योरी आपकी है, फिडलेस कंटीजेंसी थ्योरी है, तो कौन से चैप्टर में? लीडरशिप थ्योरी में। लीडरशिप थ्योरी में। ओके सर, ओके सर, श्योरली मैं अच्छे से पढ़ूंगी अब पेपर 2 का। जी जी जी, थैंक यू। ओके जी, ओके। सो कैन वी हैव Manasvi? Manasvi, what is your progress? Yeah, hello, sir. Hello Manasvi. I have completed financial accounting. वो तो the last time we met, I told you already. Financial management is also done. I am doing HRM, FMI together, and I'm not doing all the answer writing. For one topic, there are 2 questions, right? So I Right. just write down one question completely, and the other question I just put down the structure or how I'm going to go with it. Fine. So like that, I've completed 5 questions in the past week, plus 5 in the, like I said, just the format, like how I'm going to go with it. That's it. Fine, fine, wonderful, wonderful. Any Okay. help you need, any problem you're facing?
So I wanted to ask about how much time I am supposed to spend on writing one question, like say 20 marker question. So what is the average time or what is the maximum time कि इससे ज़्यादा time लेके तो नहीं लिखना है, question पे नहीं लगाना. Right. So any insight on that? देखिए, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी allows us 0.7 minutes for single mark. That means 20 marks 14 minutes, है ना? Okay. So ये यूपीएससी का स्टैंडर्ड है. ये हमें कहाँ से पता चलता है? We have to write 250 marks paper in 180 minutes. So if we divide 180 by 250, I mean, if we divide 180 by 250, then we get 0.7 marks every 0.7 minutes every mark, है ना? So 20 marker के लिए it becomes 14 minutes, 10 marker के लिए it becomes 7 minutes, 15 marker के लिए it becomes 10.5 minutes. अब ये जो हमारी टाइमिंग है, दिस इज एग्जाम टाइम. लेकिन अभी एग्जाम हमारे 1 साल बाद है और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम टाइम में जो हमारी लेवल ऑफ रिवीजन होगा, उस टाइम पे जो हमारी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन डेप्थ होगी, वो आज ही आ जाए. और होता ये भी है कि अगर हमारा 3 घंटे का पेपर होता है तो फर्स्ट आवर में आपने देखा होगा कि यू राइट लाइक आइडियली हमें होना चाहिए कि फर्स्ट 1 आवर में वी शुड राइट 1/3 ऑफ द पेपर, सेकंड आवर में वी शुड राइट 1/3 ऑफ द पेपर, थर्ड आवर में वी शुड राइट 1/3 ऑफ द पेपर. लेकिन हम लोग लिखते कैसे हैं? फर्स्ट आवर में वी राइट 20% पेपर, सेकंड आवर में वी राइट 30 to 35% पेपर, एंड लास्ट आवर में वी राइट 40% पेपर. यस और नो? ये हमारा ट्रेंड होता है. तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ता है. तो अगर आप डेली आंसर लिखते हो, आपका पहले क्वेश्चन में आपकी स्पीड नहीं बन सकती. अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 मिनट्स आप 10 मार्क का क्वेश्चन 7 मिनट में लिख दीजिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. अगर आप लिखेंगे तो यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी. तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यू कैन टेक, एज ऑफ नाउ यू कैन टेक 20% एक्स्ट्रा टाइम. यानी कि 10 मार्कर के लिए यू कैन टेक से 9 मिनट्स. ठीक है? और उसको फिर प्रोग्रेसिवली यू कैन ब्रिंग डाउन, लाइक 9 को 8.5 ले आइए, 8 ले आइए. तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? जब भी आप आंसर लिखें तो यू ऑलवेज ट्रैक द टाइम, और जो भी टाइम आपको उसमें लगे उस टाइम को वहां पे लिखें कि आई हैव टेकन दिस मेनी नंबर ऑफ मिनट्स. तो आप कभी 10 मिनट भी लगेंगे तो कोई बात नहीं, लगाइए उसको. पहले क्वालिटी पे फोकस कीजिए. एक बार आपकी क्वालिटी ठीक हो गई, फीडबैक आपकी आनी स्टार्ट हो गई कि हाँ आपके योर आंसर्स आर गुड, तब आप समझिए कि अब मुझे क्वांटिटी पे काम करना है. यानी कि अब मुझे अपनी टाइमिंग को कम करना है विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी. आर यू गेटिंग? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे टाइमिंग की, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां से क्वालिटी आपको पता नहीं चल पाएगी कि क्या क्वालिटी आप लिख सकते थे, है ना? वो अप्रोच जीएस में काम कर सकता है, क्योंकि जीएस में देयर इज टू मच ऑफ कंटेंट टू राइट, और नेवर एंडिंग है. आप ओपन एंडेड तरीके से सोचते हैं हम लोग, और ऑप्शनल में क्या होता है कि हमारे पास में स्पेसिफिक कंटेंट है, हमें अगर वो याद है तो वी कैन राइट. टाइमिंग विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इन द एग्जाम टाइम. अभी आपको पहले क्वालिटी पे फोकस करना है कि आप 7 मिनट की जगह पे 10 मिनट लीजिए, 9 मिनट लीजिए. क्वालिटी पे फोकस कीजिए. क्वालिटी पे एक बार फीडबैक आपकी सही आने स्टार्ट हो जाए कि हाँ आपने इंट्रोडक्शन सही लिखा है, कंक्लूजन सही लिखा है, आपका लिखने का तरीका ठीक है, आप अंडरलाइनिंग भी सही करते हो, थिंकर का नाम भी लिखते हो, एग्जांपल भी लिखते हो, डायग्राम भी लिखते हो, कोटेशन भी ऐड करते हो. मतलब हर एक क्वेश्चन में हर चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां पे जो पॉसिबल हो. एक बार आपकी ये सब चीजें जान जाओ आप कि हाँ भी मेरी क्वालिटी आ चुकी है, मुझे पता है कि व्हाट इज अ गुड आंसर, और मैं उसको हैबिचुअल हो चुकी हूँ. फिर आप बात करो कि अब मुझे 9 को 8 में कन्वर्ट करना है, 8 को 7 में कन्वर्ट करना है. अब उसके लिए क्या होगा? रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार लिखना. जैसे जैसे आप मोर नंबर ऑफ आंसर लिखेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी. तो हमारी मसल मेमोरी होती है और हमारी मोटर स्किल्स होती हैं. कि आंसर राइटिंग इज अ मोटर स्किल, कि हम अपने हाथ से लिखते हैं, सोचते हैं, तो हमारी मल्टीपल फैकल्टीज काम कर रही होती हैं साथ में. तो जब हम ये सब चीजें करते रहेंगे, आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि यार ये जो चीज पहले 9 मिनट में करती थी वो 8 मिनट में होने लगी है, अब वो 7 मिनट में होने लगी है. तो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. Another thing that I wanted to ask about was, say, there's a topic, say, financial system of India. So there are very interrelated sub parts of it, like importance, features, scope. So like
and each subpart has say 7 or 8 points in your books. So I was thinking कि मैं क्या हर सब पार्ट से अगर कितने पॉइंट्स लूँ, मैं 7 के साथ मेरे को लिखना याद रखना तो अनवायबल है, तो मैं सोच रही थी कि I got your point. 4 या 3 पॉइंट में रखूं या किस में ज्यादा रखूं किस में कम रखूं, वो I understood your point. देखिए इसमें ऐसा है कि पहली बात तो ये टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है। जैसे पहले तो आप सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है किसी भी टॉपिक में, तो वो एक पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। सपोज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो क्वेश्चन आता है वो है कि उसके कंपोनेंट क्या हैं या व्हाट आर द जैसे एडवांटेजेस सिग्निफिकेंस क्या है, इश्यूज क्या है ना। अब एक तो प्रीवियस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि कौन से डायमेंशन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सेकेंडली जैसे आपने बोला कि सर कितने पॉइंट याद रखने हैं, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो डेफिनेटली आप 4 से 5 पॉइंट कोर पॉइंट आपको याद होने चाहिए एट एनी टाइम। स्पेशली 3 पॉइंट तो हमेशा आपको यूनिक याद होने चाहिए हर एक चीज के, और उसके अलावा 2-3 पॉइंट आप अपने पास से ऑन द स्पॉट ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट को इतना ज्यादा पढ़ते हो तो कुछ चीजें आपके लिए नेचुरल हो जाती हैं। वो चीजें हो सकता है कि दे आर नॉट स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक बट दे आर somehow related to that topic and we can add on apart from the core point. तो 3 से 4 पॉइंट कोर पॉइंट आप बिल्कुल अपने टिप्स पे लेके आए और बाकी 2 से 3 पॉइंट जनरल तरीके से आप लिखें। एग्जाम में 6 से 7 पॉइंट लिख के आइए। Got it. Okay, that's it, sir. Thank you. Most welcome. Okay, can we have Rishi? Rishi? गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening, Rishi. मैं पिछले हफ्ता एनरोल किया था जी जी। कल मिला था बुक्स। Okay, okay. आज से शुरू। Fine. Can you tell about your background and all? मैंने 2021 में सीए फिनिश किया था, उसके बाद मैं जॉब में ज्वाइन किया और 23 में मैंने जॉब छोड़ दिया था। एंड अभी तक आपने ऑप्शन में कितना लाइक कुछ से आपने सेल्फ स्टडी की है अभी तक, या कोई और प्रोग्राम के थ्रू आपने कंप्लीट किया है कुछ में, या आपका अभी स्टार्टिंग है ऑप्शन का? सेल्फ स्टडी किया था मैंने, आपका बुक्स यूज करके और आईसीआई का बुक्स यूज करके पेपर 1 का कुछ कंप्लीट किया है और पेपर 2 के लिए तो आपका नोट्स। ओके ओके फाइन, ठीक है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। अब स्टार्ट सर कीजिए। पेपर 2 में एक डाउट है सर। जी सर ये थियरी पूरा थियरी है ना सर? हाँ जी, पेपर 2 इज कंप्लीट। आ, सर आपने किसी ने पूछा कि कैसे पढ़ना बोल के, सर आपने कहा था कि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। जी सर अगर कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड किए तो पॉइंट्स कैसे जनरेट करना है? देखिए, जो पॉइंट्स बुक में कंटेंट में दिए हुए हैं वही पॉइंट आप कर सकते हैं, उसमें आप अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड मत कीजिए। ऑप्शनल में आपका जो कंटेंट है वो प्री डिफाइंड है, वहां पर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड मत कीजिए। आप उसी को इंटरेस्ट लगे मतलब पढ़िए और उसी फ्रेमवर्क में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। उसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। जो भी थ्योरी आप पढ़ोगे, जैसे हमने जो भी आपको कंटेंट दिया हुआ है, तो आप देखोगे कि एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। आई मीन सब चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। आप उसको अगर एज ए टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी सिस्टमेटिकली कि किस थ्योरी में क्या बोला गया है, क्या की प्रोपोजिशन है, क्या लिमिटेशन, क्या चैलेंजेस है। तो आप उसको पहले लेमैन की तरह पढ़िए, उसको एक क्यूरियोसिटी से पढ़िए, फिर उसको सोचिए कि अच्छा इसमें क्या क्या मेन मेन चीजें हैं, उसको फिर आप मतलब हल्का हल्का रिकॉल कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए उसको। मतलब जीएस की तरह कोई फ्रेमवर्क यहाँ पर नहीं बन सकता। यहाँ पर ब्रॉडर फ्रेमवर्क आपको बनेगा, कब बनेगा? जब आप उस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहेंगे, देन यू विल रियलाइज कि आफ्टर सम टाइम कि हाँ एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में एक तरह का फ्लो बन रहा है आपका, लेकिन उसको पढ़ेंगे 2 बार 3 बार तब आपको कुछ समझ में आएगी। थैंक यू। Yes, Tanu, can you please? Good evening, sir. Hi, good evening.
सर एक्चुअली इस मंडे से मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है. आपने पेपर 2 से स्टार्ट करने के लिए बोला था, तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी स्टार्ट किया है, तो 3 दिन आंसर्स लिखे हैं. अभी उसका वेट कर रही हूँ चेक करने के लिए. Fine, fine. After Yes. okay. Any problem? Any support you need? नहीं सर, बस ये था जो क्वेश्चन जो मैंने आंसर में नहीं लिखा है, वो उससे थोड़ा कनेक्ट करके कि जो आंसर्स दिए मॉडल आंसर्स वो पढ़ रही हूँ, तो वो एडिशन हो रही है, तो बाकी सब Very ठीक good. चल रहा है. Very good. Very good. Fine. Fine. All the best. थैंक यू. Okay. So, anyone, anything else you want to ask me, discuss with me? Okay, I think we have discussed all the things. We can wrap up the session. If you have any query, you can always contact me.